जिस चेहरे की एक मुस्कुराहट पर 70 और 80 के दशक में पूरा हिंदुस्तान अपना दिल हार बैठता था, जिस खूबसूरती को देखकर खुद सत्यजीत रे ने उन्हें द मोस्ट ब्यूटीफुल फेस इन इंडियन सिनेमा कह दिया था, कि उसी शख्सियत को जिंदगी के हर एक मोड़ पर अपनों ने ही इतने जख्म दिए कि आज भी वो कसक उनके चेहरे पर साफ दिखाई देती है। एक तरफ वो कामयाबी थी जहां बड़े बड़े प्रोड्यूसर उनके घर के बाहर लाइन लगाकर खड़े रहते थे, और दूसरी तरफ एक ऐसा अकेलापन था जिसने उन्हें पूरी तरीके से अंदर से खोखला कर दिया था। क्या सच में जया प्रदा और श्रीदेवी एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, या फिर कुछ प्रोड्यूसर ने मिलकर उनके पीछे आग लगाई थी? क्या वाकई में एक दूसरी औरत की गृहस्थी उजाड़कर जया प्रदा ने प्रोड्यूसर श्रीकांत नाहटा से शादी कर ली थी? आखिर क्यों जया प्रदा और राजनेता अमर सिंह के रिश्ते को लेकर मीडिया में गंदी गंदी बातें बोली गई, और क्यों आजम खान जैसे ताकतवर नेता के साथ जया प्रदा की दुश्मनी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जया प्रदा को अपनी जान बचाने के लिए दर दर भटकना पड़ा? इस बेहद पेचीदा और दर्दनाक कहानी की शुरुआत होती है साल 1962 में आंध्र प्रदेश के एक छोटे से शहर राजमुंड्री से। 3 अप्रैल 1962 को जब कृष्णा राव और नीलावनी के घर एक छोटी सी बच्ची ने जन्म लिया, तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये बच्ची आगे चलकर पूरे देश के दिलों पर राज करेगी। माता पिता ने उनका नाम रखा ललिता रानी। ललिता के पिता कृष्णा राव तेलुगु फिल्म के एक छोटे मोटे फाइनेंसर थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति कभी भी इतनी मजबूत नहीं रही कि परिवार को एक बेहद आलीशान जिंदगी दे सके। घर में पैसों की तंगी अक्सर बनी रहती थी। ललिता की मां नीलावनी एक बेहद सख्त लेकिन दूरदर्शी महिला थी। उन्हें बचपन से ही ललिता के भीतर एक अजीब सी कशिश और कला के प्रति रुझान दिखने लगा था। जब ललिता सिर्फ 7 साल की थी, तब उनकी मां ने घर के तंग हालातों के बावजूद अपनी चूड़ियां गिरवी रखकर उनका एडमिशन एक क्लासिकल डांस क्लास में करवा दिया था। नीलावनी का मानना था कि ललिता की किस्मत इस छोटे से शहर की गलियों में खो जाने के लिए नहीं बनी है। ललिता सुबह 4 बजे उठकर भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी डांस का रियाज करती थी। उस उम्र में जब बाकी बच्चे खेलकूद में व्यस्त रहते थे, ललिता के पैरों में घुंघरू बंध चुके थे, पैरों में छाले पड़ जाते, लेकिन माँ का सिर्फ एक ही हुक्म होता था, ललिता अगर इस गरीबी से बाहर निकलना है तो तुम्हें अपनी कला को भगवान मानना होगा। ललिता रोती थी, उनके पैर दर्द से टूटते थे, लेकिन वो माँ की आंखों में छिपे उस सपने को देख चुकी थी जिसे पूरा करना अब उसकी भी जिद बन चुकी थी। स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ डांस से उसकी पूरी दुनिया बन गई थी। साल 1974 की एक तपती दोपहर राजमंड्री के एक लोकल स्कूल के सालाना जलसे में 12 साल की ललिता रानी स्टेज पर कुचिपुड़ी डांस परफॉर्म कर रही थी। उनकी आंखों के भाव और पैरों की थाप इतनी सटीक थी कि हॉल में बैठा हर शख्स मंत्रमुग्ध था। उसी हॉल के सामने वाली सीट पर बैठे थे तेलुगु फिल्म के जाने माने डायरेक्टर के प्रभाकर राव। प्रभाकर राव अपनी आने वाली फिल्म भूमि कोसम के लिए एक नए चेहरे की तलाश में थे। स्टेज पर उस छोटी सी बच्ची के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर प्रभाकर राव दंग रह गए। उन्होंने तुरंत शो के खत्म होने के बाद ललिता के पिता कृष्णा राव और मां नीलावनी से मुलाकात की। प्रभाकर राव ने सीधे शब्दों में कहा, मैं अपनी फिल्म में इस बच्ची को एक 3 मिनट का रोल देना चाहता हूं और ये एक डांस नंबर होगा। ये सुनकर ललिता के पिता सहम गए। रूढ़िवादी परिवार के होने के कारण समाज का डर उनके मन में था। पिता ने साफ मना करते हुए कहा, नहीं बाबूजी, हम शरीफ लोग हैं, हमारी लड़कियां फिल्मों में नाच गाना नहीं करती। लेकिन मां नीलावनी के कदम नहीं डगमगाए। उन्होंने अपने पति का हाथ पकड़ा और कमरे के कोने में ले जाकर कहा, घर के चूल्हे में जो आग ठंडी पड़ रही है उसे देखिए। अगर आज इस लड़की को मौका नहीं मिला तो ये जिंदगी भर इसी राजमंड्री में सड़ जाएगी। माँ के इस कड़े रुख के सामने पिता को झुकना पड़ा। ललिता को फिल्म भूमि कोसम में 3 मिनट के डांस के लिए साइन किया गया और इस काम के लिए उन्हें फीस के तौर पर मिले सिर्फ 10 रुपए। लेकिन ये 3 मिनट का डांस नंबर ललिता के लिए कोई आसान सफर नहीं साबित हुआ। जब वो पहली बार स्टूडियो के बड़े सेट पर पहुंची तो भारी भरकम कैमरे और लाइटों को देखकर बुरी तरह डर गई। डायरेक्टर प्रभाकर राव ने जैसे ही एक्शन बोला, ललिता के पैर जम गए। वो रोने लगी। सेट पर मौजूद कुछ क्रू मेंबर्स ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। एक असिस्टेंट डायरेक्टर ने तो यहाँ तक कह दिया, अरे गांव की इस लड़की को कहाँ से उठा लाए, इससे एक शॉट नहीं संभल रहा, ये खाक फिल्म चलाएगी। ये शब्द 12 साल की ललिता के दिल में तीर की तरह चुभ गए। उन्होंने अपनी माँ की तरफ देखा जिनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा सख्त था। माँ ने पास आकर ललिता के कान में कहा, रो मत ललिता, इन हंसने वालों को रोने पर मजबूर कर दे, अपने पैरों के घुंघरू उठा और दिखा दे तू क्या है। ललिता ने अपने आंसू पोंछे, कैमरामैन की तरफ देखा और दोबारा टेक शुरू हुआ। इस बार जब उन्होंने नाचना शुरू किया तो सेट पर मौजूद हर शख्स की बोलती बंद हो गई। 3 मिनट का वो गाना जब थिएटर में रिलीज हुआ तो पूरी तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मच गया। हर कोई पूछ रहा था, ये जादुई आंखों वाली लड़की कौन है। इसी 3 मिनट के गाने की गूंज पहुंची साउथ सिनेमा के दिग्गज डायरेक्टर के विश्वनाथ के कानों तक। विश्वनाथ उस समय एक ऐसी फिल्म के स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे जो एक गूंगी लड़की की कहानी थी। वो डांस के जरिए अपनी भावनाएं व्यक्त करती है। फिल्म का नाम था सिरी सिरी मूवा, जो साल 1976 में रिलीज होने वाली थी। विश्वनाथ ने जब ललिता को देखा तो उन्होंने तुरंत ये तय कर लिया कि उनकी फिल्म की शारदा यही लड़की बनेगी।
लेकिन विश्वनाथ को एक बड़ी तब्दीली करनी थी। उन्होंने ललिता से कहा, तुम्हारा नाम ललिता रानी बहुत पुराना और आम लगता है, आज से दुनिया तुम्हें जया प्रदा के नाम से जानेगी। यहीं से ललिता रानी का वजूद हमेशा के लिए मिट गया और जन्म हुआ जया प्रदा का। सिरी सिरी मूवा की शूटिंग के दौरान जया प्रदा को हर दिन अपनी परफॉर्मेंस को तराशना पड़ा। फिल्म में उन्हें एक भी डायलॉग नहीं बोलना था, सिर्फ अपनी आंखों और चेहरों के हाव भाव से पूरी कहानी को बयां करना था। फिल्म के सेट पर के विश्वनाथ बेहद सख्त टास्क मास्टर थे। एक सीन के दौरान जहां जया को अपने पैरों से खून बहने के बावजूद नाचते रहना था, जया सचमुच थककर गिर पड़ी थी। उनके पैरों की उंगलियों से खून निकल आया था। उन्होंने विश्वनाथ से कहा, सर अब मुझसे नहीं होगा, मैं बहुत थक चुकी हूँ। विश्वनाथ ने ठंडे लहजे में कहा, जया अगर स्टार बनना है तो दर्द को अपना दोस्त बनाना सीखो। कैमरा ऑन है, शॉट पूरा करो। जया प्रदा ने उस दर्द को बुलाकर शॉट पूरा किया। जब साल 1976 में सिरी सिरी मूवा थिएटर में रिलीज हुई तो इसने कामयाबी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जया प्रदा रातों रात साउथ इंडिया की सबसे बड़ी सेंसेशन बन गई। सिरी सिरी मूवा की ब्लॉकबस्टर सफलता ने जया प्रदा के लिए साउथ सिनेमा के सबसे बड़े दरवाजे खोल दिए। अब वो सिर्फ एक उभरती हुई एक्ट्रेस नहीं थी, बल्कि स्टारडम की सीढ़ी पर तेजी से कदम बढ़ा रही थी। साल 1977 में उनके हाथ लगा एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसने उन्हें कन्नड़ सिनेमा में भी अमर कर दिया। फिल्म थी सनाथु अपुप्पू, जिसमें उनके अपोजिट में थे कन्नड़ सिनेमा के लेजेंड डॉक्टर राजकुमार। इस फिल्म की शूटिंग मैसूर के खूबसूरत लोकेशन पर हो रही थी। जया प्रदा के लिए एक अलग भाषा की फिल्म में काम करना और वो भी इतने बड़े सुपरस्टार के साथ एक बहुत बड़ी चुनौती थी। पहली बार जब वो राजकुमार के सामने शॉट देने के लिए खड़ी हुई तो उनके डायलॉग्स की डिलीवरी में कन्नड़ लहजा सही से नहीं बैठ रहा था। बार बार रिटेक हो रहे थे। सेट पर सन्नाटा पसरा हुआ था। प्रोड्यूसर को लगने लगा था कि जया को साइन करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। जया प्रदा वैनिटी वैन में जाकर रोने लगी। उन्हें लगा कि उनका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। तभी डॉक्टर राजकुमार खुद उनकी वैनिटी वैन में आए। उन्होंने जया के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी भाषा सिर्फ शब्दों का खेल है, तुम्हारी आंखें तो खुद एक भाषा है, तुम अपनी आंखों से बात करो, शब्द अपने आप पीछे पीछे आ जाएंगे। इस हौसले के बाद जया प्रदा ने जो शॉट दिया उसने पूरे क्रू को ताली बजाने पर मजबूर कर दिया। सनाथु अपुप्पू जब रिलीज हुई तो ये कन्नड़ सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में शुमार हो गई। थिएटर के बाहर जया प्रदा के कटआउट्स पर दूध चढ़ाया जाने लगा। इसी दौरान साल 1977 में ही जया प्रदा के जीवन में एक और बड़ा मोड़ आया, जब उन्हें तमिल सिनेमा के दो सबसे बड़े दिग्गजों के साथ काम करने का मौका मिला। फिल्म थी मनमत लीला, जिसके डायरेक्टर थे के बालचंदर और हीरो थे कमल हसन। के बालचंदर अपनी फिल्मों में बोल्ड और रियलिस्टिक थीम्स के लिए जाने जाते थे। जया प्रदा के लिए ये फिल्म उनके पुराने सीधे साधे और ट्रेडिशनल इमेज से बिल्कुल अलग थी। फिल्म में उनके और कमल हसन के बीच कई इंटेंस और इमोशनल सीन्स थे। कमल हसन उस समय सबसे बेहतरीन एक्टर में से गिने जाते थे और उनके सामने खुद को साबित करना जया के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। शूटिंग के दौरान एक सीन में कमल हसन और जया प्रदा के बीच एक तीखी बहस का सीन था। बालचंदर को वो सीन परफेक्ट चाहिए था। उन्होंने जया से कहा, मुझे तुम्हारे चेहरे पर एक मॉडर्न इंडिपेंडेंट लड़की का गुस्सा चाहिए, तुम्हारी पुरानी फिल्मों की लाचारी नहीं। जया ने इस चुनौती को स्वीकार किया और कमल हसन जैसी शख्सियत के सामने खड़े होकर अपनी परफॉर्मेंस से स्क्रीन पर जैसे आग ही लगा दी। फिल्म मनमत लीला ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। इस फिल्म की कामयाबी ने साबित कर दिया कि जया प्रदा सिर्फ क्लासिकल रोल्स तक सीमित नहीं है, बल्कि वो किसी भी तरह के किरदार को पूरी शिद्दत से निभा सकती है। अब जया प्रदा का नाम सिर्फ आंध्र प्रदेश तक महदूद नहीं था, बल्कि वो पूरे साउथ इंडिया यानी तमिल, तेलुगु, कन्नड़ की एक अनडिस्प्यूटेड क्वीन बन चुकी थी। साउथ में सफलता का परचम लहराने के बाद भी जया प्रदा के भीतर एक कसक बाकी थी और वो कसक थी हिंदी सिनेमा यानी बॉलीवुड पर राज करने की। साल 1979 में के विश्वनाथ ने फैसला किया कि वो अपनी तेलुगु फिल्म सिरी सिरी मूवा को हिंदी में रीमेक करेंगे। फिल्म का नाम रखा गया सरगम। जया प्रदा को हिंदी सिनेमा में लॉन्च करने की तैयारी शुरू हो चुकी थी और उनके अपोजिट कास्ट किया गया उस दौर के सबसे चार्मिंग स्टार ऋषि कपूर को। लेकिन इस बड़ी शुरुआत के सामने एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी थी। जया प्रदा को हिंदी का एक शब्द भी बोलना नहीं आता था। जब फिल्म की स्क्रिप्टिंग हो रही थी तब बॉलीवुड के कई इंसाइडर ने के विश्वनाथ को सलाह दी थी, विश्वनाथ जी आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, बॉलीवुड में बिना हिंदी जाने कोई एक्ट्रेस नहीं टिक सकती, आप किसी हिंदी एक्ट्रेस को ले लो। लेकिन विश्वनाथ अड़े रहे। उन्होंने कहा, जया की आंखें जो बोलती है वो हिंदुस्तान की कोई एक्ट्रेस नहीं बोल सकती। सरगम की शूटिंग शुरू हुई। चूंकि ओरिजिनल फिल्म की तरह इस फिल्म में भी जया का किरदार एक गूंगी लड़की का था, इसलिए उन्हें हिंदी बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन सेट पर ऋषि कपूर के साथ तालमेल बिठाना आसान नहीं था। ऋषि कपूर अपनी तेज तर्रार एक्टिंग और डांस के लिए मशहूर थे। फिल्म के अमर गाने डफली वाले डफली बजा की शूटिंग कश्मीर की वादियों में हो रही थी। कड़कड़ाती ठंड थी और जया प्रदा को पतली सी साड़ी पहनकर नंगे पैर चट्टानों पर नाचना था। ऋषि कपूर डफली बजाते हुए तेजी से आगे बढ़ रहे थे और जया प्रदा को उनके स्टेप्स मैच करने थे। ठंड के मारे जया के पैर सुन हो चुके थे। एक स्टेप के दौरान उनका एक पैर नुकीले पत्थर पर पड़ा और गहरा जख्म हो गया।
खून बहने लगा, लेकिन जया को पता था कि आज वो रुक गई तो बॉलीवुड उन्हें कमजोर समझकर बाहर का रास्ता दिखा देगा। उन्होंने चुपचाप अपने घाव पर पट्टी बांधी और दर्द में मुस्कुराते हुए डांस पूरा किया। जब साल 1979 में सरगम थिएटर में रिलीज हुई तो जो जादू साउथ में हुआ था वही इतिहास हिंदी सिनेमा में भी दोहराया गया। डफली वाले डफली बजा गाना पूरे देश का एंथम बन गया। थिएटर में जब ये गाना आता तो लोग स्क्रीन पर सिक्के फेंकने लगते। जया प्रदा की मासूमियत और उनके डांस ने उत्तर भारत के दर्शकों को अपना दीवाना बना लिया था। इस फिल्म के लिए जया प्रदा को पहली बार फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन मिला। रातों रात वो बॉलीवुड के टॉप लीग में शामिल हो गई। लेकिन इस जबरदस्त कामयाबी के तुरंत बाद ही जया प्रदा को एक ऐसी कड़वी हकीकत का सामना करना पड़ा जिसने उनके कदमों को रोक दिया। सरगम की सफलता के बाद उनके पास हिंदी फिल्मों की लाइन लग जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वजह थी उनकी हिंदी भाषा पर पकड़ ना होना। मेकर्स उनके पास आते, उनकी तारीफ करते, लेकिन फिल्म साइन करने से कतराते थे। एक बड़े प्रोड्यूसर ने तो उनके मुंह पर यह कह दिया था, जया जी आप खूबसूरत हैं, एक्टिंग भी लाजवाब करती हैं, लेकिन जब तक आप खुद अपनी आवाज में हिंदी डायलॉग्स नहीं बोलेंगी तब तक बॉलीवुड आपको टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में नहीं मानेगा। हम हर फिल्म में आपकी आवाज को डब नहीं करवा सकते। ये जया प्रदा की जिंदगी का पहला प्रोफेशनल रिजेक्शन था जिसने उन्हें अंदर से हिलाकर रख दिया। वो वापस साउथ चली गई, लेकिन उन्हें हार नहीं मानी। उन्होंने तय किया कि वो बॉलीवुड में वापसी करेंगी और ऐसी वापसी करेंगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। जया प्रदा ने वापस चेन्नई आकर खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। उन्होंने एक हिंदी ट्यूटर रखा और दिन रात हिंदी लिखना, पढ़ना और बोलना सीखना शुरू कर दिया। वो अखबारों के हिंदी आर्टिकल को जोर जोर से पढ़ती थी, अपनी आवाज रिकॉर्ड करती थी और अपनी गलतियों को सुधारती थी। ये उनके जीवन का वो दौर था जब वो अपनी ही बनाई हुई कामयाबी से लड़ रही थी। लगभग 2 साल की इस कठिन तपस्या के बाद साल 1982 में जया प्रदा ने बॉलीवुड के दरवाजे पर दोबारा दस्तक दी। इस बार उनके साथ थे डायरेक्टर के राघवेंद्र राव और फिल्म थी लोफर, जिसमें उनके अपोजिट थे सुपरस्टार धर्मेंद्र। जब जया प्रदा सेट पर पहुंची तो हर कोई ये देखने के लिए उत्सुक था कि क्या ये साउथ की एक्ट्रेस अब हिंदी बोल पाती है या नहीं। फिल्म के पहले ही सीन में जब जया प्रदा को धर्मेंद्र के सामने एक लंबा हिंदी डायलॉग बोलना था, सेट पर पूरी तरह सन्नाटा था। जैसे ही क्लिप बोर्ड गिरा, जया प्रदा ने बिना रुके बिल्कुल साफ और शुद्ध हिंदी में अपना डायलॉग डिलीवर कर दिया। धर्मेंद्र खुद हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत खड़े होकर ताली बजाई। उन्होंने कहा, जया तुम्हारी हिंदी तो कई बॉम्बे की लड़कियों से भी बेहतर हो गई है। फिल्म लोफर बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही और इसी साल उनकी एक और बड़ी फिल्म भी रिलीज हुई, मवाली, जिसने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इन फिल्मों की कामयाबी ने यह साबित कर दिया था कि जया प्रदा बॉलीवुड में सिर्फ एक गेस्ट कलाकार नहीं बल्कि अब वो यहाँ राज करने आई है। साल 1984 जया प्रदा के करियर का वो गोल्डन साल साबित हुआ जिसने उन्हें इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। इस साल रिलीज हुई फिल्म शराबी, जिसके डायरेक्टर थे प्रकाश मेहरा और हीरो थे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन। शराबी में जया प्रदा का किरदार मीना का था, जो एक बेहद गरिमामयी और समझदार डांसर थी, जो एक शराबी अमीरजादी की जिंदगी को बदल देती है। इस फिल्म के शूटिंग के दौरान कई किस्से आज भी बॉलीवुड के गलियारों में सुने जाते हैं। अमिताभ बच्चन उस समय अपने स्टारडम के चरम पर थे और उनके साथ स्क्रीन शेयर करना किसी भी एक्ट्रेस के लिए भारी दबाव की बात होती थी। फिल्म के एक बेहद इमोशनल सीन के दौरान जहां अमिताभ बच्चन नशे की हालत में जया प्रदा के सामने अपनी जिंदगी का दर्द बयां करते हैं, जया को सिर्फ अपनी आंखों से उस दर्द को महसूस करना था और रोना था। प्रकाश मेहरा ने ग्लिसरीन की बोतल आगे बढ़ाई तो जया ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे ग्लिसरीन की जरूरत नहीं है। अमित जी की आंखों में जो अभिनय है उसे देखकर मेरे आंखों में अपने आप आंसू आ जाएंगे। और हुआ भी यही। जब शॉट शुरू हुआ तो दोनों कलाकारों के बीच की केमिस्ट्री और एक्टिंग इस कदर निखर कर आई कि प्रकाश मेहरा कट बोलना ही भूल गए। फिल्म का गाना मुझे 9 लखा मंगा दे रे में जया प्रदा ने जो क्लासिकल डांस किया उसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। शराबी ब्लॉकबस्टर रही और जया प्रदा का नाम हर जुबान पर चढ़ गया। इसी साल यानी 1994 में ही जया प्रदा की एक और ऐतिहासिक फिल्म रिलीज हुई जिसने उनके अभिनय की गहराई को पूरी दुनिया के सामने जाहिर कर दिया। फिल्म थी तोहफा, जिसके डायरेक्टर थे के राघवेंद्र राव। इस फिल्म में उनके साथ जितेंद्र और एक ऐसी एक्ट्रेस थी जो धीरे धीरे जया प्रदा के सिंहासन के लिए सबसे बड़ा खतरा बनती जा रही थी, श्रीदेवी। तोहफा 2 बहनों की कहानी थी जो एक ही मर्द से प्यार करने लगती है। जया प्रदा ने इसमें बड़ी बहन का किरदार निभाया था जो अपनी बहन की खुशी के लिए अपने प्यार का बलिदान दे देती है। फिल्म की शूटिंग के दौरान जया प्रदा और श्रीदेवी के बीच की राइवलरी अपने चरम पर थी। दोनों सेट पर एक दूसरे से बात तक नहीं करती थी। अगर जया प्रदा सेट पर आती तो श्रीदेवी अपनी वैनिटी वैन में चली जाती। इस कोल्ड वॉर से पूरी फिल्म इंडस्ट्री वाकिफ थी। जितेंद्र और प्रोड्यूसर हमेशा इस तनाव में रहते थे कि कहीं इन दोनों की अनबन का असर फिल्म पर न पड़े। तोहफा फिल्म के गाने प्यार का तोहफा तेरा की शूटिंग के वक्त दोनों को एक दूसरे के साथ डांस करना था। कोरियोग्राफर ने दोनों को स्टेप समझाए। कैमरे के सामने दोनों ने इस कदर परफॉर्म किया कि सब कुछ परफेक्ट था, जैसे उनके बीच कोई मनमुटाव ही ना हो। लेकिन जैसे ही डायरेक्टर कट बोलता, दोनों मुंह फेरकर अलग अलग दिशाओं में चली जाती।
जब तोहफा रिलीज हुई तो इसने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे कीर्तिमान ध्वस्त कर दिए। ये उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। जया प्रदा की मैच्योर एक्टिंग और उनके त्याग वाले किरदार ने दर्शकों की आंखों में आंसू ला दिए। अब जया प्रदा सफलता के उस मुकाम पर थी जहां से नीचे देखना नामुमकिन सा लगता था। साल 1985 में उनकी फिल्म संजोग रिलीज हुई, जिसमें उन्होंने एक डबल रोल निभाया था, एक माँ और एक बेटी का। इस फिल्म में उनका अभिनय इतना दमदार था कि खुद राज कपूर ने उनकी तारीफ करते हुए कहा था, जया प्रदा इस दौर की सबसे मुकम्मल अदाकारा है। फिल्म संजोग के लिए उन्हें एक बार फिर से फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन मिला। उसके बाद फिल्मों की इतनी भरमार थी कि वो दिन में 3-3 शिफ्टों में काम कर रही थी। सुबह वो अमिताभ बच्चन के साथ जादूगर की शूटिंग कर रही होती, दोपहर में जितेंद्र के साथ किसी मसाला फिल्म के सेट पर होती और रात को साउथ की किसी बड़ी फिल्म के लिए वो फ्लाइट पकड़ रही होती। पैसे, शोहरत, इज्जत सब कुछ उनके कदमों में था, लेकिन इस बेतहाशा कामयाबी के बीच जया प्रदा के भीतर का इंसान धीरे धीरे थक रहा था। वो लगातार कैमरों के सामने मुस्कुरा रही थी, लेकिन जब वो रात को अपने आलीशान घर में अकेले बैठती थी तो उन्हें एक अजीब से खालीपन का एहसास होता था। इसी अकेलेपन और इसी मानसिक थकावट के बीच जया प्रदा की जिंदगी में एक ऐसे शख्स की एंट्री होने वाली थी जो उन्हें इस अकेलेपन से निकलने का दावा तो करने वाला था, लेकिन वो इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि यही शख्स आगे चलकर उनकी बनी बनाई जिंदगी और उनके करियर को एक ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर देगा जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, साल 1986 में उनकी जिंदगी में एंट्री हुई फिल्म प्रोड्यूसर श्रीकांत नाहटा की। श्रीकांत नाहटा उस समय अपनी डूबती हुई फिल्मों के बिजनेस को बचाने के लिए हाथ पैर मार रहे थे और जया प्रदा बॉलीवुड के सबसे बड़ी स्टार थी। दोनों के बीच मुलाकातों का सिलसिला बढ़ा। जया प्रदा जो बरसों से एक सच्चे हमसफर और अकेलेपन के सहारे की तलाश में थी, वो श्रीकांत के झूठे दिलासों और उनके शादी के वादों में इस कदर अंधी हो गई कि उन्होंने दुनिया की परवाह करना छोड़ दिया। लेकिन इस रिश्ते के पीछे एक बहुत बड़ा और बहुत ही कड़वा सच छिपा था। श्रीकांत नाहटा पहले से शादीशुदा थे और 3 बच्चों के पिता थे। उनकी पत्नी चंद्रा नाहटा को जब इस अफेयर की भनक लगी तो नाहटा परिवार में भूचाल आ गया। लेकिन जया प्रदा प्यार के उस मोड़ पर थी जहां से पीछे हटना उनके लिए मुमकिन नहीं था। 22 जून 1986 को जया प्रदा ने समाज, कानून और पूरी फिल्म इंडस्ट्री के विरोध के बावजूद श्रीकांत नाहटा से एक गुपचुप शादी कर ली। ये शादी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पूरी तरीके से गैरकानूनी थी, क्योंकि श्रीकांत नाहटा ने अपनी पहली पत्नी चंद्रा को तलाक नहीं दिया था। जैसे ये खबर मीडिया में लीक हुई, पूरे देश में एक सनसनी फैल गई। जो दर्शक जया को एक देवी की तरह पूजते थे, वही लोग उसे होम ब्रेकर यानी दूसरी औरत कहकर बुलाने लगे। इस शादी का असर सिर्फ उनकी पर्सनल लाइफ पर ही नहीं, बल्कि उनके चमकते हुए फिल्मी करियर पर भी बेहद घातक तरीके से पड़ा। साल 1986 और 1987 के दौरान रिलीज हुई उनकी फिल्में जैसे मुद्दत और सिंदूर बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गई, या फिर उन्हें वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जिसकी उम्मीद की जा रही थी। फिल्म मेकर्स जो कभी उनके घर के बाहर लाइन लगाकर खड़े रहते थे, अब उनसे दूरी बनाने लगे। इंडस्ट्री के बड़े बैनर्स को लगने लगा था कि जया प्रदा की सती सावित्री वाली पारिवारिक इमेज अब दर्शकों के गले नहीं उतरेगी। खुद अमिताभ बच्चन और जितेंद्र जैसे एक्टर्स ने अपनी इमेज बचाने के लिए जया के साथ फिल्में साइन करने से कतराना शुरू कर दिया। जया प्रदा अपने आलीशान बंगले के एक कमरे में कैद होकर रह गई। सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब उन्हें एहसास हुआ कि जिस श्रीकांत नाहटा के लिए उन्होंने अपनी पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल ली, वो शादी के बाद भी अपनी पहली पत्नी चंद्रा और बच्चों के साथ ही रह रहे थे। जया प्रदा को श्रीकांत के घर में वो दर्जा और वो छत कभी मिली ही नहीं जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी। वो कानूनी तौर पर न तो पत्नी बन पाई और न ही समाज में उन्हें वो सम्मान मिला। इस बेइंतहा धोखे और अकेलेपन ने उन्हें बुरी तरीके से तोड़ दिया। इसी दौर में डिप्रेशन की शिकार हुई जया प्रदा ने एक दिन तंग आकर सुसाइड भी करने की कोशिश की, लेकिन सही वक्त पर अस्पताल पहुंचाए जाने की वजह से उनकी जान बच गई। जब फिल्मी पर्दे की चमक पूरी तरह से फीकी पड़ गई और अपनों ने पीठ फेर ली, तब साल 1994 में जया प्रदा ने अपनी जिंदगी का रुख बदला। उनके पुराने फिल्मी साथी और आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री एनटीआर ने उन्हें राजनीति का रास्ता दिखाया। जया प्रदा टीडीपी में शामिल हो गई। अपनी जबरदस्त लोकप्रियता के दम पर उन्होंने पार्टी के लिए धुआंधार प्रचार किया, लेकिन राजनीति का ये रास्ता फिल्मों से भी कहीं ज्यादा पथरीला और साजिशों से भरा था। साल 1995 में जब टीडीपी के भीतर तख्ता पलट हुआ और चंद्रबाबू नायडू ने एनटीआर को हटाकर पार्टी की कमान अपने हाथ में ले ली, तब जया प्रदा ने चंद्रबाबू नायडू का साथ दिया। नायडू ने उन्हें राज्यसभा सांसद बनाया और पार्टी की महिला विंग की कमान सौंप दी, लेकिन चंद्रबाबू नायडू के साथ भी जया प्रदा का ये सफर लंबा नहीं चला। पार्टी के भीतर चंद्रबाबू नायडू के करीबी नेताओं ने जया की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर उनके खिलाफ साजिशें रचना शुरू कर दिया। साल 2004 के आते आते जया प्रदा को टीडीपी के भीतर पूरे तरीके से साइडलाइन कर दिया गया। उन्हें लगने लगा था कि आंध्र प्रदेश की राजनीति में अब उनका वजूद खत्म कर दिया गया है। इसी हताशा के बीच उनकी मुलाकात हुई समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता अमर सिंह से। अमर सिंह उस वक्त भारतीय राजनीति के सबसे बड़े किंग मेकर माने जाते थे। अमर सिंह ने जया प्रदा का हाथ थामा और उन्हें उत्तर प्रदेश की राजनीति में आने का न्योता दिया। जया प्रदा ने टीडीपी छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया।
और पार्टी ने उन्हें साल 2004 के लोकसभा चुनाव में रामपुर सीट से उम्मीदवार बना दिया। रामपुर जयाप्रदा के लिए एक बिल्कुल अनजान इलाका था, जहाँ की भाषा, संस्कृति और सियासत से वो पूरी तरीके से वाकिफ नहीं थी। लेकिन वहाँ उनका मुकाबला एक ऐसे शख्स से होने वाला था जो रामपुर का घोषित सुल्तान माना जाता था, आजम खान। शुरुआत में आजम खान ने जयाप्रदा का स्वागत किया, क्योंकि उन्हें लगता था कि एक ग्लैमरस चेहरे के जरिए वो अपनी राजनीतिक गोटियां सेक सकते हैं। जयाप्रदा साल 2004 का चुनाव जीतकर रामपुर की सांसद बन गई। लेकिन जैसे ही जयाप्रदा ने रामपुर की जनता के बीच अपनी स्वतंत्र पहचान बनाना शुरू किया और आजम खान के इशारों पर नाचने से इनकार कर दिया, वैसे ही दोनों के बीच की करवाहट एक खूनी खेल में तब्दील हो गई। साल 2009 का लोकसभा चुनाव आते आते ये दुश्मनी इस कदर घिनौने स्तर पर पहुंच गई थी कि देश की राजनीति शर्मसार हो गई। आजम खान और उनके समर्थकों ने जयाप्रदा को मानसिक और सामाजिक तौर पर बर्बाद करने का पूरा प्लान बना लिया था। चुनाव प्रचार के दौरान रामपुर की गलियों और दीवारों पर जयाप्रदा की फर्जी अश्लील तस्वीरें चिपका दी गई। जनसभाओं के मंच से आजम खान ने जयाप्रदा के खिलाफ ऐसी अभद्र और अमर्यादित टिप्पणियां की जिन्हें कोई साधारण इंसान सुन भी नहीं सकता। एक रैली में आजम खान ने सरेआम कहा था, जिसको हम रामपुर उंगली पकड़ कर लाए, उसने रामपुर की आवाम का खून चूसा। आपको जानने में 17 साल लगे कि उसके नीचे का अंडरवियर किस कलर का है। इस बेहद घटिया बयान ने जयाप्रदा को पूरे तरीके से झकझोर कर रख दिया। वो दौर जयाप्रदा की जिंदगी का सबसे खौफनाक और सबसे निचला स्तर का था। एक तरफ पूरी दुनिया के सामने उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई जा रही थी और दूसरी तरफ उनकी जान पर बनाई थी। रामपुर के चुनाव प्रचार के दौरान एक दिन जब जयाप्रदा अपनी गाड़ी से निकल रही थी, तब आजम खान के समर्थकों ने उनकी गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। गाड़ी के शीशे तोड़े जाने लगे, पेट्रोल छिड़ककर गाड़ी को फूंकने की कोशिश की गई। जयाप्रदा गाड़ी के भीतर बैठी थर-थर कांप रही थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो रोते हुए पुलिस अधिकारियों को फोन लगा रही थी। लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। जयाप्रदा ने उस रात को याद करते हुए एक इंटरव्यू में कहा था, मैं उस रात अपनी जान की भीख मांग रही थी। मुझे अपनी माँ की याद आ रही थी। मुझे लग रहा था ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस भयंकर खौफ के बावजूद जयाप्रदा के भीतर की वो क्लासिकल डांसर जाग उठी, जिसने बचपन में दर्द से लड़ना सीखा था। उन्होंने रामपुर छोड़ने से साफ मना कर दिया। साल 2009 के चुनाव नतीजों ने पूरे देश को चौंका दिया। आजम खान की तमाम घिनौनी चालों और विरोध के बावजूद रामपुर की जनता ने जयाप्रदा को दोबारा अपना सांसद चुन लिया। ये जयाप्रदा की आजम खान के अहंकार पर सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन इस राजनीतिक जीत की जयाप्रदा को एक बेहद ही बड़ी और व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़ी। इस पूरे सियासी ड्रामे के दौरान अमर सिंह ही एकमात्र ऐसे शख्स थे जो साय की तरह जयाप्रदा के साथ खड़े रहे। उन्होंने आजम खान के खिलाफ जया का खुलकर बचाव किया। लेकिन इस नजदीकी का नतीजा ये हुआ कि मीडिया और सियासी गलियारों में जयाप्रदा और अमर सिंह के रिश्ते को लेकर बेहद गंदे और शर्मनाक कयास लगाए जाने लगे। लोग कहने लगे कि जयाप्रदा अमर सिंह की रखैल बन चुकी है। साल 2010 में जब अमर सिंह को समाजवादी पार्टी से निष्कासित किया गया, तो जयाप्रदा ने भी बिना एक पल सोचे पार्टी को लात मार दी। उन्होंने साबित कर दिया कि वो वफादारी की कीमत अपनी कुर्सी से ऊपर मानती है। अमर सिंह के साथ उनका ये रिश्ता उनके जीवन के आखिरी दिनों तक रहा। साल 2020 में जब सिंगापुर के एक अस्पताल में अमर सिंह ने अपनी आखिरी सांसें ली, तो जयाप्रदा के जीवन का वो आखिरी मजबूत स्तंभ भी ढह गया। अमर सिंह की मौत के बाद जयाप्रदा एक बार फिर उसी अकेलेपन के मुकाम पर आकर खड़ी हो गई, जहां से उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी। आज 60 साल से ज्यादा की उम्र पार कर चुकी जयाप्रदा मुंबई और अपने होम टाउन के बीच एक गुमनाम और शांत जिंदगी जी रही है। उनके पास आज करोड़ों की संपत्ति है, आलीशान गाड़ियां हैं, लेकिन उन सूने बंगलों में उनके नाम को पुकारने वाला कोई नहीं है। उन्होंने अपनी जिंदगी में नहाटा के बच्चों को अपनाया, लेकिन उनका खुद का कोई बच्चा नहीं हुआ। जयाप्रदा की एक कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि स्टारडम और कामयाबी की चमक दूर से जितनी हसीन लगती है, उसके भीतर का अंधेरा उतना ही जानलेवा होता है। उन्होंने सिनेमा के पर्दे पर जो महानता और गरिमा हासिल की, उसे कोई इतिहासकार या कोई दुश्मन कभी मिटा नहीं सकता। वो आज भी भारतीय सिनेमा की एक ऐसी लेजेंड है जिसकी खूबसूरती और अभिनय की मिसालें दी जाती है। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।